नमस्कार। यूनिटी 3D बिल्ड फाइल साइज को महत्वपूर्ण रूप से कम करने के तरीके पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यह मेरे द्वारा खोजी गई एक नई विधि है जो यूनिटी गेम बिल्ड के आकार को 90% तक कम कर सकती है। शुरू करने से पहले दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा समर्थन करें। मैंने पहले ही एक ट्यूटोरियल बना लिया है कि यह यूनिटी गेम बिल्ड फाइल आकार को कम करने के लिए कैसे काम करता है। समझ और पीछे की अवधारणा के निर्माण के लिए कृपया मेरे पिछले ट्यूटोरियल को यूनिटी बिल्ड फाइल के आकार को महत्वपूर्ण रूप से कम करने के लिए देखें। ट्यूटोरियल का लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जोड़ा गया है। संक्षेप में, इस तकनीक में आपके प्रोजेक्ट में प्रत्येक सीन के लिए एक XML फाइल बनाना शामिल है जिसमें उस विशेष सीन में सभी गेम ऑब्जेक्ट शामिल हैं। हम एक और सी हश स्क्रिप्ट भी बनाते हैं जिसका उद्देश्य बनाई गई इस XML फाइल को पढ़ना है और गेम में लोड किए जाने वाले सीन के लिए गेम ऑब्जेक्ट्स को तुरंत इंस्टेंशिएट करना है। साथ ही स्थान, रोटेशन और स्केल को XML फाइल से पढ़ा जाता है और प्रत्येक गेम ऑब्जेक्ट पर लागू किया जाता है। यह विधि आकार को काफी कम कर देती है क्योंकि अब हमें प्रत्येक लेवल के लिए एक सीन फाइल बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय सीन फाइल को एक XML फाइल से बदल दिया जाता है जिसे गेम में सीन लोडिंग के दौरान पढ़ा जाता है। एक सीन फाइल बहुत अधिक स्थान ले सकती है, लेकिन अब हमें एक बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सीन एक XML फाइल से लोड होता है, इसके बजाय जो मेगाबाइट्स के बजाय कुछ किलोबाइट्स में बहुत कम स्पेस लेता है। तो पहला कदम यूनिटी में एक सीन बनाना है जो आप अपने खेल में चाहते हैं। यह सीन वैसा ही है जैसा आप चाहते हैं कि आपके खेल में होना चाहिए। हम सभी गेम ऑब्जेक्ट्स वाले सीन से एक कम आकार की XML फाइल उत्पन्न करेंगे। एक बार XML फाइल बन जाने के बाद हम सीन फाइल को हटा देंगे। इसलिए XML फाइल बनाने के लिए हम सीन में सीनइंफो नामक एक खाली गैमी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यह गैमी ऑब्जेक्ट पर जाकर क्रिएट एम्प्टी पर क्लिक करके किया जाता है। इस ऑब्जेक्ट को हायरार्की में सीनइंफो पर पुनर्नामित करें। इस गैमी ऑब्जेक्ट में स्क्रिप्ट कंपोनेंट सीनइंफो.cs जोड़े। फाइल को नीचे दिए गए विवरण में दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है। इस फाइल को विजुअल स्टूडियो या अपनी पसंद के IDE में खोलें। आपको अपने यूनिटी प्रोजेक्ट लोकेशन के अनुसार इस स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने होंगे। यह डायरेक्टरी पाथ है जो आपके प्रोजेक्ट के एसेट फोल्डर में रिसोर्सेज फोल्डर का स्थान है। यदि आपके पास रिसोर्सेज फोल्डर नहीं है तो एक बनाएं और सुनिश्चित करें कि इसे रिसोर्सेज के रूप में नामित किया गया है। आप देखेंगे कि डायरेक्टरी पाथ के अंत में एक वेरिएबल मिशन नंबर सफिक्स लगाया गया है। मैं आपको एक पृष्ठभूमि देता हूं कि यह चर क्या है। स्क्रिप्ट को यह मानते हुए डिजाइन किया गया है कि आपके गेम में दो हायरार्कियल लेवल हैं। एक मेन लेवल या वर्ल्ड है जो आमतौर पर आपके गेम में एक थीम को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए एक दुनिया रेगिस्तान या जंगल हो सकती है। एक सबलेवल एक पर्टिकुलर वर्ल्ड के अंडर एक लेवल है। एक लेवल में कई सबलेवल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक वर्ल्ड फॉरेस्ट में कई सबलेवल्स हो सकते हैं जो वन में पाए जाने वाले थीम और भौतिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इसलिए स्क्रिप्ट सीनइंफो पर वापस आकर सुनिश्चित करें कि आपके सीन के नाम में लेवल संख्या या वर्ल्ड के साथ साथ सबलेवल दोनों शामिल हैं। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने सीन को नाम दें जिसमें कांस्टेंट स्ट्रिंग लेवल का क्रम हो, जिसके बाद लेवल नंबर के बाद एक हाइफन और उसके बाद सबलेवल नंबर हो। उदाहरण के लिए हम डेजर्ट वर्ल्ड को लेवल 1 के रूप में मैप कर सकते हैं। डेजर्ट वर्ल्ड के तहत अगर हम सबलेवल 1 को लोड करना चाहते हैं तो सीन को लेवल 1-1 नाम दें। एक और उदाहरण यह हो सकता है कि जंगल की दुनिया हो सकती है जिसे आप लेवल 2 और सबलेवल 3 के रूप में मैप कर सकते हैं। इसलिए सीन का नाम लेवल 2-3 जैसा होगा। स्क्रिप्ट सीनइंफो पर वापस आकर हम वेरिएबल मिशन नंबर को इस तरह पॉपुलेट करेंगे। यह सीन का नाम प्राप्त करके किया जाता है और हाइफन से पहले केवल स्ट्रिंग निकालने के लिए एक सबस्ट्रिंग का उपयोग किया जाता है जो मिशन नंबर देगा। तो लेवल 2-3 जैसे एक सीन नाम में मिशन नंबर लेवल 2 के रूप में होगी। इसलिए प्रत्येक वर्ल्ड या लेवल के लिए हम मिशन नंबर नाम के साथ रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर एक डायरेक्टरी बनाते हैं। फिर से सीन नेम से हम उस डायरेक्टरी के अंदर एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं जिसे हमने अभी नाम सीन नेम के साथ बनाया है। हमने सीनइंफो स्क्रिप्ट की स्थापना पूरी कर ली है। अगला कदम स्क्रिप्ट को चलाना है। तो हम प्ले बटन दबाते हैं। यह XML फाइल उत्पन्न करेगा जिसमें सीन में सभी गेम ऑब्जेक्ट्स उनके स्थान, रोटेशन और स्केल के साथ होंगे।
याद रखें कि स्क्रिप्ट खुद ब खुद रिसोर्सेज फोल्डर में मिशन या लेवल नंबर नाम के साथ एक फोल्डर बनाएगी। हमारे मामले में सीन का नाम लेवल 1-1 है, इसलिए स्क्रिप्ट को चलाने से लेवल 1 नाम का एक फोल्डर बन जाएगा और इसके अंदर लेवल 1-1 नाम की एक टेक्स्ट फाइल होगी। इसमें सीन के सभी गेम ऑब्जेक्ट शामिल होंगे, साथ ही उनके ट्रांसफॉर्म्स। अब हम XML फाइल को देखते हैं और इसकी कंटेंट्स को ब्राउज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीन के सभी गेमजेक्ट्स को उनकी स्थिति, रोटेशन और स्केल के साथ संबंधित नोड के तहत रखा गया है, जिसे मेषनामे कहा जाता है। उदाहरण के लिए पहले मेषनामे नोड में ट्रांसफॉर्म के साथ गेमजेक्ट नेम ऑब्जेक्ट 2 सिलेंडर है। अगले नोड में गेम ऑब्जेक्ट 3 प्लेन इसके ट्रांसफॉर्म के साथ है, और इसी तरह। आउटपुट फाइल बनने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट से सीन फाइल को हटा सकते हैं, क्योंकि अब सीन फाइल की आवश्यकता नहीं है। सीन फाइल को हटाने से यूनिटी बिल्ड फाइल का आकार काफी कम हो जाता है। इसके बाद आप अपने खेल में जहां भी चाहते हैं, हम लेवल लोड करेंगे। हमारे मामले में हम पहले से बनाए गए सीन मेन सीन में लेवल को लोड करेंगे। तो हम इसे खोलते हैं। लोड लेवल के लिए हम गेम ऑब्जेक्ट में जाकर लोड लेवल नामक गेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर क्रिएट एम्प्टी पर क्लिक करेंगे। इसे लोड लेवल के रूप में पुनर्नामित करें। यह गेम ऑब्जेक्ट है जिसमें हम स्क्रिप्ट लोड लेवल .cs जोड़ेंगे। स्क्रिप्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम लोड लेवल गेम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं और ऐड कंपोनेंट पर क्लिक करते हैं। सर्च बॉक्स में हम स्क्रिप्ट लोड लेवल खोजते हैं और उस पर क्लिक करते हैं। अब हमारे पास लोड लेवल स्क्रिप्ट चलाने के लिए तैयार है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, इसके अतिरिक्त मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि केवल एक सीन में गेम ऑब्जेक्ट्स के नाम होने और एक XML फाइल में इसे बदलने के लिए हमने पहले बनाया था, गेम ऑब्जेक्ट्स को तुरंत इंस्टेंशिएट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें गेम ऑब्जेक्ट्स को इन्वेंट्री फाइल में परिभाषित करने की आवश्यकता है। एक इन्वेंट्री फाइल यहाँ एक सीन के अलावा और कुछ नहीं है, जिसमें सभी यूनिक गेम ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी वर्ड या मेन लेवल को आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए एक ऐसा सीन हो सकता है जिसमें सैकड़ों समान पेड़ हैं जिन्हें इंस्टेंशिएट करने की आवश्यकता है। इसलिए इन्वेंट्री सीन में हमारे पास केवल एक ट्री गेम ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन जंगल के लिए इन्वेंट्री सीन में पहले से ही परिभाषित सिंगल ट्री गेम ऑब्जेक्ट का उपयोग करके सैकड़ों पेड़ों को इंस्टेंशिएट बनाया जाएगा। एक उदाहरण के रूप में हम इस इन्वेंट्री फाइल को खोलेंगे। यह इन्वेंट्री फाइल इन्वेंट्री सीन अंडरस्कोर प्रीफैब्स है, जो मूल रूप से पहले से परिभाषित सभी यूनिक गेम ऑब्जेक्ट्स के साथ एक अन्य सीन फाइल है। ये फाइल की इन्वेंट्री हैं। सुनिश्चित करें कि किसी दिए गए लेवल के लिए सभी गेम ऑब्जेक्ट यूनिक रूप से इस फाइल में शामिल हैं। हम मुख्य सीन को फिर से खोलेंगे जहां हम लोड लेवल स्क्रिप्ट चलाएंगे। प्ले दबाने पर स्क्रिप्ट चलेगी। स्क्रिप्ट एक एक करके XML ऑब्जेक्ट नेम से पढ़ती है और इन्वेंट्री फाइल में उस गेमजेक्ट को खोजती है और उसे इंस्टेंशिएट करती है। स्क्रिप्ट ट्रांसफॉर्म को भी पढ़ती है और गेम ऑब्जेक्ट पर तुरंत लागू होती है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि जंगल की तरह एक वर्ल्ड भी हो सकती है जिसे रेगिस्तान कहा जाता है। वर्ल्ड मरुस्थल के अंडर कई सब लेवल होंगे। तो हमारे पास वन नामक एक और इन्वेंट्री सीन होगा जिसमें कैक्टस, ड्यून्स जैसे रेगिस्तान से संबंधित यूनिक गेम ऑब्जेक्ट्स होंगी। इसलिए संक्षेप में, लोड लेवल स्क्रिप्ट सीन लोडिंग के दौरान पहले लेवल नंबर का मूल्यांकन करता है, जिसके आधार पर उपयुक्त वस्तु सूची फाइल लोड की जाएगी। फिर एक विशेष मेन लेवल और उसके सब लेवल के लिए पहले से ही जनरेट की गई XML फाइल को ऑब्जेक्ट नाम और उसके ट्रांसफॉर्म के लिए एक एक करके पढ़ा जाता है, और उसके बाद इन्वेंटरी फाइल में पहले से परिभाषित उपयुक्त गेम ऑब्जेक्ट टेम्पलेट का उपयोग करके तत्काल इंस्टेंशिएट किया जाता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि स्क्रिप्ट लोड लेवल में मेन वर्ड या लेवल और इसके सब लेवल आपके खेल में चर लेवल 2 बी प्लेड INT और सब लेवल 2 बी प्लेड INT में तदनुसार भरे गए हैं। इस डिजाइन को अपने गेम में लागू करने के लाभों की कल्पना करें, जहां आप सैकड़ों MB स्टोरेज बचा सकते हैं। मेरा मानना है कि यह आपकी यूनिटी बिल्ड फाइल में आकार की सीमा को दूर करने के लिए एक सफलता हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि इससे मदद मिली। कृपया अधिक मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें और अधिक के लिए बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद।